Good morning, dear student. I am Neeraj Sharma, TGT SST, KV Pasighat. Dear student, today we discuss Class 8 History, Chapter 1, How, When and Where. क्लास 8 की हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्लास 6 और 7 की हिस्ट्री के बारे में। क्लास 6 से हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट की स्टडी करना स्टार्ट किया कि हिस्ट्री होता क्या है। उसके बाद हमने 700 AD तक क्लास 7 में स्टडी किया। उसमें हमने देखा कि सबसे पहले अर्लीस्ट पीपल थे जो हंटिंग गैदर्स थे, एक जगह पे नहीं रहते थे, जो एनिमल्स थे उनको मार के खाते थे, गैदरिंग करके फ्रूट्स वगैरह इन सबको वो लोग खाते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे। वन पैलेस टू अनदर पैलेस घूमते रहते थे वो लोग, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो लोगों को क्रॉप्स के बारे में जानने लगे। अब क्रॉप्स ग्रो करने लगे तो किसी रिवर कोस्ट के पास उन्होंने रहने लगे, निवास स्थान एक जगह परमानेंट घर बनाने लगे, वहीं पर रहने लगे, क्रॉप्स उगाने लगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ तो गांव बनने लगे, धीरे धीरे कस्बे बनने लगे। उसके बाद सिविलाइजेशन हुआ और इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में, जो सिटी रही वहाँ की। सिविलाइजेशन हुआ उसके बाद हमने पढ़ा गुप्ता साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। अशोका के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा, ठीक है। कौटिल्य के बारे में पढ़ा। इन सब की स्टडी की हमने, जो किंगडम्स हुए थे इन सब के बारे में जाना, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इन सब की स्टडी हमने क्लास 6 में की 700 AD तक। अब उसके बाद क्लास 7 में हमने 700 AD टू 1700 AD तक की स्टडी की, जिसके बारे में हमने जाना कि जब अबाउट 1000 के करीब जब मोहम्मद गौरी इंडिया में आया तो उसके बाद दिल्ली सुल्तान आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर उसके बाद तुगलक वंश आया, बलबन वगैरह जो लोग आए, खिलजी वंश आए, ठीक है। सुल्तान के बाद जब बाबर आया तो बाबर आने के बाद दिल्ली हमारे इंडिया पे मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उसके बाद अनेक जो किंगडम्स थे, एम्पायर थे, उनके बारे में हमने पढ़ा अच्छे से। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इन सभी के बारे में पढ़ा, ठीक है। जहांगीर के टाइम जो ब्रिटिश लोग थे अपने बिजनेस के लिए इंडिया आए थे, ठीक है। तो क्लास 8 में हम ब्रिटिश हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। 7 to 1700 AD तक हमने स्टडी की क्लास 7 में। क्लास 8 में इसके बाद वाला जो पीरियड रहा उसको स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1। सबसे पहली बात है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि जो हिस्ट्री में डेट की जो इम्पोर्टेंसी है वो क्या है, कैसी है, क्यों है।
कि इम्पोर्टेंस कितनी डेट है उनको इतनी इम्पोर्टेंसी क्यों दी जाती है, कि हिस्ट्री सिनोनिम्स विद डेट, हिस्ट्री सिनोनिम्स है किसके, विद डेट्स के साथ। ठीक है, डेट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री में इवेंट हुए हैं, चाहे वो किंगडम्स रहे हो या एम्पायर का बनना रहा हो, चाहे विलेज का बनना हो, चाहे कोई सिटी का बनना हो, ठीक है, चाहे कोई सिविलाइजेशंस का आना हो, तो जितने भी इवेंट्स हुए हैं, क्योंकि किंगडम बनेंगे तो उन्होंने जितने भी वेलेट किया, वॉर किए, कौन सा जीता कौन सा हारा, कब किया, कौन कब किंगडम बना, ये सब चीज़ें डेट्स पर आधारित थी, डेट्स का होना ज़रूरी था। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंसी थी डेट्स की। ठीक है, लोगों को पता हो इस चीज़ का, लोग इस चीज़ के बारे में जान सके कि ये चीज़ें कब आई थी। जैसे अशोका कब शासक बना, दिल्ली सुल्तान लोग कब आए, कौन सी डेट में आए, मुग़ल एम्पायर कब आए, उनका कब डेट कौन सी थी, तो ये चीज़ें हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है डेट। ठीक है, वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट, डेट से हम कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंट को पास्ट के साथ, किसके साथ, प्रेजेंट को पास्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डेट से, इसलिए डेट बहुत ही ज़रूरी है। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, जो हिस्ट्री की डेट्स हैं वो हमें ये सब चीज़ें जानने के बाद लिए भी हमें मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे, विच डेट्स, सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट, यानी पास्ट की जो स्टोरी थी उस पर डिपेंड करती थी डेट, कि डेट का सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, मुगल एम्पायर इंडिया में कब आए, 1527 खानवा वार हुआ, उसके बाद जो हिंदू शासक था राणा सांगा को किसने हराया, बाबर ने, और इंडिया में मुस्लिम साम्राज्य, मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। मुगल एम्पायर, पहला है मुगल एम्पायर बना बाबर। ठीक है, तो ये स्टोरी और पास्ट की स्टोरी पे किस पे डिपेंड करती है, डेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये डेट हमें अगर पता है कि ये लोग कब आए थे तो हम इनके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकेंगे, इनके बारे में हम अच्छे से जान सकेंगे कि अकबर कब शासक बना यहाँ का, अशोका कब बना, चंद्रगुप्त मौर्य कब बना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बना था 322, और अशोका भी कब बना, ये सब चीज़ें के बारे में हम डेट से इजीली जान सकते हैं। फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट इज इम्पोर्टेंट, ये फोकस करती है डेट जो पर्टिकुलर इवेंट हुए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे वो कब हुए थे, इन पे ये फोकस करती है। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी पेरियोडिस। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम जो जेम्स मिल के बारे में। ठीक है, जेम्स मिल कहाँ के थे, ये स्कोइटिस पॉलिटिकल फिलोसफर थे। बात करेंगे स्कोइटिस किसे कहते हैं, स्कोइटिस कहते हैं जो स्कॉटलैंड के रहने वाले लोगों को, स्कॉटलैंड है इंग्लैंड के पास एक नियर बाई कंट्री है, इंग्लैंड के नियर बाई कंट्री एक स्कॉटलैंड है, तो स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को हम कहेंगे स्कॉटिश। तो एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर थे, ठीक है, राजनीतिज्ञ थे एक बहुत बड़े,
तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में। इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड किया कितने पीरियड्स में? 3 पीरियड्स में। फर्स्ट हिंदू, सेकंड मुस्लिम एंड देन थर्ड ब्रिटिश। अब इनका जो डिवाइडेशन था ये वो किस पे रिलेटेड था, किस पे बेसिस पे था? रिलीजियन के बेसिस पे था। यानी कि 1000 AD बिफोर जो टाइम था उसमें ज़्यादातर लोग हिंदू रिलीजन से रिलेटेड थे, यानी जितने भी किंगडम थे वो हिंदू रिलीजन्स थे। तो उस टाइम का जो पीरियड था वो इन्होंने माना हिंदू। उसके बाद जब दिल्ली सुल्तान आ गए उसके बाद का जो पीरियड इन्होंने माना मुस्लिम, क्योंकि मुग़ल लोग आ चुके थे। एंड जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुए उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे राज्य करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो टाइम इन्होंने माना ब्रिटिश वाला। ठीक है। कुछ हिस्टोरियन है इसको डिवाइड करते हैं एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न एज। एंशियंट एज तो वही थी जिसमें लोग हंटर गैदर्स थे, ठीक है, एक जगह पे नहीं रहते थे, एक क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। ठीक है। मेडिवियल एज रही जो ये मुग़ल और सुल्तान वाला जो पीरियड था जिसमें कुछ चेंजेज हुए क्लास 7 में जिन्हें हमें स्टडी की थी उनके बारे में। और जो मॉडर्न एज थी वो रही थी जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए थे, जो उन्होंने नई नई टेक्निक यूज की थी। ठीक है। इंटेलेक्चुअल पीरियड रहा था वो, उन चीज उस वाली एज को उन्होंने कहा था मॉडर्न एज। ठीक है। तो ये तीनों जो पीरियड हैं वो आपको इजीली समझ आ गए होंगे। ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। जो ब्रिटिश रूल है रिप्रेजेंट करता था ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन का जो प्रोग्रेस था उस पर फोकस करता था ये। ठीक है। जो जेम्स मिल था, अब जेम्स मिल की बात करें तो जेम्स मिल था जो इंडिया में रहने वाले लोग थे उनको लोअर लेवल सिविलाइजेशन का दर्जा देता था। उनका मानना था कि ब्रिटेन में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के मुकाबले इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो क्या है, उनकी जो सोसाइटी है वो लोअर लेवल की है, उनकी जो थिंकिंग है वो लोअर लेवल की है। ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रिटेन वाले लोग शासन करें, ब्रिटेन वाले लोग यहाँ पर राज्य करें तो यहाँ की जो कंडीशन है उसको कुछ बेटर कर सकते हैं, ये जेम्स मिल का मानना था। ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि इंडिया में पहले जो ये कास्ट जाति में डिवाइड था वो 4 टाइप्स का था। फर्स्ट ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ करते थे, देवी देवताओं की आराधना करते थे, कर्मकांड पे विश्वास रखते थे, ठीक है, भगवान को मानते थे ब्राह्मण लोग, जिन्हें सबसे हाईएस्ट दर्जा मिला हुआ था इंडिया में। उससे थोड़े से लोअर लेवल पे आते थे क्षत्रिय लोग जो कि कमांडर्स सोल्जर्स वाला रोल प्ले करते थे। ठीक है। उससे थोड़े से लोअर लेवल पे आते थे वैश्य जो कॉमर्शियल वाला काम करते थे। ठीक है। जितने भी बिजनेसमैन होते थे वो सब वैश्य लोग होते थे। और सबसे लास्ट लोग आते थे वो शूद्र लोग आते थे जिन्हें हम दलित कहते हैं। ठीक है। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास ना तो अपनी कोई लैंड होती थी जिससे स्पेशली कोई काम कर सके। इनके पास सिर्फ काम था दूसरे लोगों की, ये जो तीनों वर्ग थे इन तीनों वर्गों की क्या करना, सेवा करना। ठीक है।
इनके यहीं पे नौकरी करना, इनके यहाँ पे काम करना, ठीक है, जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन यापन करना, अपनी लाइफ चलाना, ठीक है। इनके साथ सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वो किया जाता था अनटचेबिलिटी का। किसका? अनटचेबिलिटी का, कि कोई जो बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं ये इनसे क्या होते थे, टच नहीं होते थे, ठीक है। कुछ विलेज में तो ऐसा था कि जहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग रहते थे वहाँ पे इन लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। इन लोगों को वहाँ नहीं आने दिया जाता था क्योंकि वो इनको क्या मानते थे, अनप्योर मानते थे, अशुद्ध मानते थे इस चीज़ को ना, इसलिए इन लोगों को नहीं आने दिया जाता था। अब ब्रिटिश लोग जब आए यहाँ पे तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो डिस्क्रिमिनेट करते थे ना वो अपनी कंट्री के लोगों के साथ नहीं करते थे, किसी अदर कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, अदर जो कंट्री होती थी उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है, ना कि अपने लोगों के साथ ही। इंडिया में आए तो इंडिया में आके उन्होंने देखा कि ये लोग तो खुद ही आपस में एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो इस चीज़ का फायदा उठाया ब्रिटिश लोगों ने, यहाँ के लोगों के बारे में अच्छे से स्टडी की, एक एक वर्ग के बारे में, एक एक जाति के बारे में उन्होंने जाना अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बारे में इसी चीज़ का बेनिफिट लिया ब्रिटिश लोगों ने और हमारे इंडिया पे एक एक किंगडम्स को पहले हराया, सबको अपने टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद में इंडिया में अपना राज्य स्थापित कर लिया ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है। अब जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी वो यहाँ पे लाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश की जो हिस्ट्री थी उन लोगों ने जो हिस्ट्री लिखना शुरू किया वो सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में लिखना स्टार्ट किया, कि जब गवर्नर जनरल होता है कि इंडिया में जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक प्राइवेट कंपनी थी ये ब्रिटेन की जो इंडिया में आई थी, तो ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भी गवर्नर जनरल बनाया जाता था सिर्फ हिस्ट्री में उसी के बारे में लिखा जाता था कि लॉर्ड माउंटबेटन कब आया, लॉर्ड कर्जन कब आया, लॉर्ड लिटन कब आया, इन सब के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। इन सब ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। इससे ऐसा लगता था कि सिर्फ इंडिया में उस टाइम गवर्नर जनरल ही थे, कि ऑल सोसाइटीज़ उस टाइम थी ही नहीं, सोसाइटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था उन लोगों को, ठीक है। लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, सिर्फ गवर्नर जनरल का ही अच्छे से उसमें लिखा गया था। अब बात करेंगे व्हाट इज कॉलोनियल, कि कॉलोनियल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल रेफर टू द ब्रिटिश रूल, जो कॉलोनियल रेफर किया जाता था ब्रिटिश रूल के तब, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए उन्होंने अपना शासन यहाँ पे रूल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो क्या मानते थे इंडिया को अब सबसे पहले तो हमें जानना होगा कॉलोनियल होता क्या है, ठीक है। कॉलोनियल मीन्स कॉलोनी, ठीक है। कॉलोनी मीन्स होता है कि किसी भी एक बड़े एरिया में जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है वो, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम कॉलोनी, जिनमें लोग रहते हैं। तो ब्रिटिश लोग क्या मानते थे, इंडिया को भी अपनी ही एक कॉलोनी, अपना ही एक ब्रिटेन का हिस्सा समझते थे, ठीक है। एक कॉलोनी के रूप में इसे इंडिया को मानते थे कि इंडिया में रहने वाले लोगों से वो क्या, जो अपने मन पसंद यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करवाते थे क्रॉप्स को, ठीक है। और वहाँ पे ब्रिटेन में ले जाके उसे यहाँ से लोअर प्राइस में लेके जाते थे, वहाँ उन्हें अच्छे दाम में बेचते थे, ठीक है। और इंडिया को इस चीज़ का बेनिफिट भी नहीं देते थे वो लोग, ठीक है।
ब्रिटिश रूल brought about changes in value of taxes, custom and practices। ब्रिटिश लोगों ने चेंजेस किया इंडिया के इन वैल्यू एंड टेस्टेज में यहाँ के चेंज किया। यहाँ के जो कस्टम्स थे, जो क्योंकि पहले लोग इंडिया में क्या पहनते थे, सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनना जानते थे, ठीक है। लेकिन ये जो आज हम पैंट शर्ट टी शर्ट कोट पैंट ये सब पहनते हैं, ये सब ब्रिटिश लोगों की देन है, ठीक है। हमारे कस्टम्स को चेंज किया ब्रिटिश लोगों ने। यहाँ की जो प्रैक्टिसेस थी उनको चेंज किया, ठीक है। यहाँ का जो कल्चरल है, यहाँ की जो आज हम इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो भी सब ब्रिटेन की ही देन थी, ब्रिटिश लोगों की। यहाँ की जो सोसाइटी थी उसको एकदम पूरी तरीके से चेंज कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है। तो अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज कॉलोनियल। अब बात करेंगे हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ब्रिटिश लोगों की जो सबसे अच्छी बात थी कि वन इम्पोर्टेंट सोर्सेज इज ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, कि ब्रिटिश लोगों ने पूरे इंडिया में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया इज ए बिग कंट्री। अब इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद इंडिया में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन बनाए गए थे ब्रिटिश लोगों ने, चाहे वो तहसील स्तर पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हो, ठीक है, वो क्या करते थे, अपना अपना रिकॉर्ड बना के रखते थे। उनका मानना ये था कि हम जितने भी यहाँ के बारे में स्टडी करेंगे, जितना भी यहाँ पे रूल्स करेंगे, जो भी कोई का वर्क करेंगे यहाँ पे, तो उन सब का क्या हमें रखना होगा, एक रिकॉर्ड रखना होगा। तो वो क्या रखते थे, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाकर रखते थे। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। ब्रिटिश लोगों का मानना था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं हमारे, या लेटर्स हैं, ठीक है, उन सबको क्या करना है, हमें रिटर्न करना है, लिखना है, और लिखने के बाद उन्हें प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व यानी सुरक्षित स्थान पर रखना है, जिससे कि आगे आने वाले लोग जान सके कि हमने इंडिया में क्या किया था, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इंडिया में ब्रिटिश लोगों से पहले इंडिया वाले लोगों को खुद इतना पता नहीं था कि हमारा इंडिया कितना बड़ा है, ठीक है। तो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया का मैप बनाया, मैप में बताया कि इंडिया की जो शेप है वो कैसी है, कितना एरिया है इंडिया के पास, ये सब चीज़ें हमें किन्होंने दी, ब्रिटेन के लोगों ने। जो हमारी ट्रेन चलाई, हमारा बहुत डेवलपमेंट किया ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है। अब बात करेंगे सर्वे बिकम, यस नहीं, लास्ट टॉपिक इसका रह गया अभी। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक अचीवर्स एंड म्यूजियम वर एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, कि इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए एस्टेब्लिश किए ब्रिटिश लोगों ने म्यूजियम वगैरह, ठीक है। म्यूजियम आज भी देखा होगा आपने, बहुत सारे म्यूजियम हैं, जगह जगह बने हुए हैं। वहाँ पे क्या जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे क्या रखी गई हैं, प्रिजर्व करके रखी गई हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश लोगों ने भी बहुत सारे म्यूजियम बनवाए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। अब बात करेंगे सर्वे, ये सर्वे क्या होता है, सर्वे होता क्या है। सबसे पहले मैं तो इसके बारे में जाने, सर्वे होता है कि किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कि वहाँ का जो एरिया होता है, वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में क्या करना, स्टडी करना। एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ कि हमारा पासीघाट के बारे में हमें स्टडी करनी है, वहाँ का सर्वे करना है। तो हमें क्या होगा, हर 1 बाय 1 हर घर में हमें जाना होगा, वहाँ के जो कितने कैंडिडेट हैं उनके बारे में नॉलेज लेनी होगी, कौन से कास्ट से वो बिलोंग करते हैं वो चीज़ें हमें जाननी होगी, उनकी कास्ट जाननी होगी, उनका रिलीजियन हमें जानना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर जानने होंगे,
कितने मैन है कितने वोमेन है ये जानने होगी, उनका ऑक्यूपेशन हमें जानना होगा, ठीक है, उनका सेक्स हमें जानना होगा, ठीक है। और उसके बाद में हमें उन लोगों की जितनी भी इंफॉर्मेशन उन लोगों की है वो सब चीज़ें हमें एक रिकॉर्ड बनाकर लिखनी होगी, तो इसे कहते हैं सर्वे। तो ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका सर्वे किया जाए कि कौन कितने लोग तो किस रिलीजन से रिलेटेड है, कितने लोग किस रिलीजन से रिलेटेड हैं, ठीक है, कास्ट सब कास्ट कितनी है, ठीक है, कितने लोग किस एरिया में रहते हैं, इन सब का सर्वे एक रिकॉर्ड बनाकर रखना चाहते थे, ठीक है, ब्रिटिश लोग। और एवरी 10 ईयर में उसको क्या करते थे, वो रिन्यू करते थे, ठीक है, कि जाके दोबारा उसको कोई चेंज हुआ है तो उसको वापस चेंज करवाते थे वो लोग। जैसे कि आज भी होता है, हमारी जनगणना होती है वो भी एवरी 10 ईयर्स में होती है, वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले किसने की थी, लॉर्ड मेयो ने। किसने की थी, लॉर्ड मेयो। सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो द प्रैक्टिसेस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जितने भी लोग आते थे उनका सर्वे उनको करना होता था। सर्वे लाइक बोटानिकल। अब बात करेंगे कि सर्वे किन किन चीज़ का किया उन्होंने। पहले तो कम्युनिटी का तो किया ही उन लोगों ने, उसके बाद बोटानिकल, जो बोटनी क्या होती है, बॉटनी, अरे जानते होंगे बॉटनी के बारे में तो, कि जो पेड़ पौधे इनके बारे में स्टडी करना, इन चीज़ का सर्वे करना, ठीक है। अब बात करेंगे जूलॉजिकल क्या होता है। जूलॉजिकल का एक सीधा सा फैक्ट ही डालिए, जैसे जंतु कि एनिमल्स लोग होते हैं, इनका जो एनिमल थे उनका स्टडी करना जूलॉजी में। थर्ड है आर्चियोलॉजिकल का स्टडी करना, कि हमारे जो पहले के कितने पुरातत्व के स्थल हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखना है। एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वे, जो फॉरेस्ट थे, वाइल्ड लाइफ कैसी थी उनका सर्वे करना। तो ये किस किस चीज़ का सर्वे रखते थे, उनके वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों की लिस्ट रखते थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सर्वे किस किस का करते थे, बोटानिकल, जूलॉजिकल, आर्चियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट, इन सब का वो क्या करते थे, सर्वे करते थे, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे क्या किया। यहाँ के सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आके लोगों के बारे में स्टडी करना शुरू किया कि लोग क्या करते हैं यहाँ पे, क्या नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करना शुरू किया ब्रिटिश लोगों ने। अब स्टडी सब लोगों के बारे में जान लिया, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया दिया, जो उनकी वीकनेस थी उसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। जो उनकी कमजोरी थी कि एक दूसरे का साथ नहीं देते थे, एक दूसरे की बुराई करते थे, निंदा करते थे वो लोग, ठीक है, उसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, एक दूसरे को खिलाफ उनको भड़काया गया, ठीक है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। एक किंगडम को हरा के दूसरे किंगडम को भी हरा के अपने टेक ओवर करके पूरे इंडिया पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। फिर इंडिया में अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए वो, ठीक है, अपने गवर्नर जनरल लाए वो लोग, ठीक है। फिर यहाँ के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छे से संभाला उन लोगों ने, फिर सर्वे करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे यहाँ का पूरा सर्वे किया और नई नई पॉलिसीज भी लगाई, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए यहाँ पे इंडिया में आके उन लोगों ने, ठीक है। बहुत डेवलपमेंट किया, हमारे कल्चर जो कस्टम इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत चेंज भी किया, ठीक है। हमारी एजुकेशन लेवल को भी इन्होंने सुधारने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन जितने अच्छे काम किए उनसे बहुत ज़्यादा बुरे काम भी इन लोगों ने किए थे, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट
व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल, कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है हमें क्या नहीं बताते हैं। द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अबाउट द नीड ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया। और जो ऑफिशियल रिकॉर्डों की अगर बात की, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हिस्ट्री में जो ब्रिटिश लोग रखते थे वो ज़्यादातर गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखते थे, जो या फिर बड़े बड़े लोग थे उन लोगों के बारे में ही ज़्यादातर लिखा जाता था, कि जो नॉर्मल पीपुल है, कॉमन पीपुल है इंडिया के, उनके बारे में तो कभी स्टडी हुई ही नहीं, उन लोगों के बारे में तो कभी लिखा ही नहीं गया है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें इंडिया में रहने वाले जो लोअर कास्ट के लोग थे, दलित लोग थे, ठीक है, ट्राइबल लोग थे, उन लोगों के बारे में तो हमें कभी जानने का मौका ही नहीं मिला कि ट्राइबल लोगों की जो लाइफ लाइन होती थी वो कैसी होती थी, क्या सोचते थे, क्या थिंकिंग थी उनकी, कहाँ रहते थे, कैसे अपना खाना पीना व्यतीत करते थे वो लोग। इन चीज़ों के बारे में तो हमें इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो दलित लोग थे वो, उनके ऊपर कितना अत्याचार होता था, अपनी जो जो फिर माइंस में जो लोग काम करते थे उनकी लाइफ कैसी थी, इन चीज़ के बारे में हमें, कॉमन पीपुल थे, इनके बारे में तो जानकारी नहीं मिलती थी इन लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड हाइड द ट्रूथ, मैनी बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड कर दिए गए थे, किससे, द ट्रूथ, जो सत्य था, कि जो रियलिटी थी ना, वो रियलिटी तो हमसे क्या कर दी गई थी, हाइड कर दी गई थी, छुपा ली गई थी ये चीज, रियलिटी तो, जो रियलिटी थी वो क्या थी, ठीक है, जो हमें और दूसरी चीज़ें दिखाई गई थी बड़ा चढ़ा के कि हमने ये सब चीज़ें अच्छा की, ठीक है। एंड ओनली शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट, ओनली शो किया गया था जो उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, अच्छे इवेंट किए थे, ठीक है, उन चीज़ों को रिकॉर्ड्स में शो किया गया था। कि अब बात करेंगे कि व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल, कि ये रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते, कि जो कॉमन पीपल थे उनके बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है, जो नीचे लोअर कास्ट वाले लोग थे उनके बारे में स्टडी हमें अच्छे से नहीं मिलती थी, और जो ट्रूथ था उसको हाइड कर दिया गया था। केवल वही चीज़ हमें दिखाने की कोशिश की गई थी जो अच्छी थी, या फिर लोगों को लगा कि हाँ ब्रिटिश लोगों ने कुछ अच्छे काम किए हैं। जो उन्होंने गलत काम किए थे, जो सत्य था, उस टाइम का ट्रूथ था, वो उनसे हमें क्या कर दिया गया था, हाइड कर दिया गया था। तो ये रहा आपका क्लास 8 का चैप्टर 1 हिस्ट्री। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।